नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट पिछले दिनों आया और लगभग 14,000 कैंडिडेट्स जो थे वो यूपीएससी मेंस लिखने बैठे थे। उनमें से 2845 को इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। तो क्या ये बाकी के तकरीबन 12,000 कैंडिडेट्स, क्या ये यूपीएससी के लिए फिट नहीं है? क्या ये लोग इंटेलिजेंट नहीं है? क्या ये उन कैंडिडेट से कम है जो 28545 ये एग्जाम क्लियर कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हुए तो ये आपकी सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेज का एक मेट्रिक है। इट्स नॉट अ मेट्रिक ऑफ योर सक्सेस और फेलियर। तो इसलिए फेलियर बोलना गलत होगा। सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि आप एक चीज के पीछे जा रहे थे जिसमें आपने मेहनत की होगी। द डिग्री ऑफ मेहनत कितनी की होगी, कैसे की होगी, मे डिफर, बट अल्टीमेटली सब मेहनती लोग हैं अगर वो प्रीलिम्स क्लियर कर पाए हैं। प्रीलिम्स क्लियर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं, सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मेहनत की, अपनी लाइफ के कुछ ऐसे मंथ्स या इयर्स लगाए एक ऐसी परस्यूट में विच इज नॉलेज बेस्ड परस्यूट। क्योंकि हम हमेशा यूथ को ये चाहते हैं कि वो किसी पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी चैनलाइज करे। और अगर वो किसी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करती है, खासतौर पे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही अच्छा परस्यूट है। बट देयर नीड्स टू बी सर्टेन रियलिटी चेक एज वेल। नाउ आई विल टॉक टू दो स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया हुआ है तो आगे के आपकी जर्नी में ऐसा हो सकता है कि कभी आपको फेलियर या एक तरीके से लैक ऑफ सक्सेस देखने को मिले, लिमिटेड सक्सेस देखने को मिले। वो लोग भी इस बात को जरा समझिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जो फाइनल आउटकम है ना कि मेंस किसने क्लियर किया, ये बहुत सारे आउटकम्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बार में इंटरव्यू दे जाते हैं या सर्विस में चले जाते हैं, लेकिन इन देयर नेक्स्ट अटेम्प्ट दे आर अनेबल टू क्लियर मेंस। Hell, they are unable to clear prelims. तो इसीलिए इस एग्जाम के साथ एक अनसर्टेनिटी अटैच्ड होती है। Because of the uncertainty attached with this exam, I'll first like to address my first point to the people who have given more than 2 attempts. I'll come to my example as well. मैं अपनी एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। मैं आपसे इसलिए बात कर पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन में रह चुका हूं। मेंस क्लियर ना करने का दुख क्या होता है और इंटरव्यू कॉल आने की खुशी क्या होती है, दोनों एक्सपीरियंस कर चुका हूं और दोनों के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो 2 अटेम्प्ट से ज्यादा अगर आप दे चुके हैं, मान लीजिए इफ इट वाज योर 3rd अटेम्प्ट और 4th अटेम्प्ट, है ना, देन आई थिंक राइट नाउ इज ऑल्सो अ टाइम टू टेक अ स्टेप अवे एंड अ स्टेप बैक फ्रॉम द एंटायर प्रिपरेशन। हम क्या करते हैं, अपने वर्ल्ड व्यू को पूरा का पूरा प्रिपरेशन के इर्द गिर्द घुमाने लग जाते हैं और अब यूपीएससी कैलेंडर को देखने लगते हैं कि जी अगला तो प्रीलिम्स आने वाला है मई 2025 में। अगर आप 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपने इसके अलावा कोई और एकेडमिक या कोई और प्रोफेशनल परस्यूट नहीं की है तो रुक जाइए। अगला अटेम्प्ट देने से पहले यह सोच लीजिए कि आप इकोनॉमिकली, स्किल बेस पे या एकेडमिक लेवल पे कहां स्टैंड करते हैं। दिस एग्जामिनेशन एंटेल्स सर्टेन अमाउंट ऑफ लक। इसमें किस्मत का साथ होता है, किस्मत का हाथ होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 3 से ज्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 या 3 से ज्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो 7 से 10 दिन का आराम से टाइम लीजिए और डिसाइड कीजिए कि अटेम्प्ट देना है आपने या नहीं देना है। आर यू गोइंग टू गिव दिस अटेम्प्ट और फर्स्ट कैन आई वर्क ऑन सम ऑफ माई प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स? क्या मैं पार्ट टाइम या कहीं पे काम ढूंढ सकता हूं और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल इस एग्जाम को दे सकता हूं? मैं खास तौर पे उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि एकदम से अभी डिसाइड करना कि यार मेंस के लिए मैं ये टेस्ट सीरीज ले लेता हूं, है ना, ये मैं कोर्स में चला जाता हूं, दिस इज कंप्लीटली गोइंग टू be difficult to implement and it's not a rational decision. Being a person who works at an institution that provides coaching to the students, मेरे मुंह से आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि इस चीज का ध्यान रखें कि जो आप 3 से ज्यादा बार अटेम्प्ट देने वाले बच्चे हैं, अभी कैंडिडेट्स हैं,
उनको सोच समझ परख के ही अपने अटेम्प्ट के बारे में सोचना चाहिए। आपकी एकेडमिक हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हो, या आप किसी प्रोफेशनल परस्यूट में जाना चाहते हो, आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को स्ट्रेंथन करना करके कोई और एक्टिविटी में जाना चाहते हो, बिफोर गिविंग एन अटेम्प्ट टू एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। बिकॉज ये बिल्कुल गलत होगा अगर आप टाइम उसी साइकिल में 5, 6 या उससे ज्यादा बार, डिपेंडिंग अपॉन कितने अटेम्प्ट्स हैं आपके, आप वही साइकिल में घूमते रहो। बिकॉज टाइम पासेस बाय यू, है ना। अंत में एंड में जब आपके एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और उस स्टडी के अंदर 1070 वर्ष के लोगों से पूछा गया था, 1070 प्लस लोगों से पूछा गया था कि आप अपनी जिंदगी में क्या रिग्रेट करते हो। किसी भी एक ने यह रिग्रेट नहीं किया था कि मैं पैसे नहीं कमा पाया। 1000 पीपल फ्रॉम अक्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, दीज वर एल्डरली पीपल, है ना। एंड किसी एक भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मैं आई कुड नॉट अर्न एनफ मनी, दैट इज माई बिगेस्ट रिग्रेट। देयर बिगेस्ट रिग्रेट वॉज नॉट बीइंग एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई नियर एंड डियर वंस, अ लिटिल बिट मोर टाइम, थोड़ा सा और वक्त गुजार पाता तो शायद बेहतर होता। इसलिए इस साइकिल में झुकने से पहले सबसे पहले यह सोच लो कि क्या इस परस्यूट में अब एक ऐसा वक्त आ तो नहीं गया है जब आप साइड बाय साइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि पैसा आपको हैप्पीनेस नहीं देता है, लेकिन वो आपका स्ट्रेस जरूर बफर करता है। ठीक है, जब आप पैसा कमाते हैं तो आपको उससे डायरेक्टली हैप्पीनेस नहीं आती है, बट इट एक्ट्स एज अ बफर फॉर योर स्ट्रेस। आपको कम स्ट्रेस होता है क्योंकि आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज ये इजीली अवेलेबल होती है ना। तो खुशी ज्यादा होगी और दुख कम होगा। ऐसा नहीं है कि खुशी मिल जाएगी पैसे से, बट प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्शन। नाउ कमिंग टू माय दोज फ्रेंड्स जिन्होंने पहला ही अटेम्प्ट दिया था और पहली अटेम्प्ट में मेंस लिख दिया है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। उन लोगों को इमीडिएटली ये स्टेप लेने हैं। जिन लोगों ने 2 से ज्यादा बार अटेम्प्ट दे चुके हैं वो पहले 7-10 दिन अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी करियर सिचुएशन को रीअसेस करें, उसके बाद ये स्टेप करें। लेकिन जो लोग 2 से कम अटेम्प्ट दिए हैं या पहला अटेम्प्ट दिया है या फर्स्ट मेंस दिया है ना, उन लोगों को इमीडिएटली असेसमेंट करना पड़ेगा। विदाउट गेटिंग हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट, आप असेस तो 100% नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स एक्सटर्नल असेसमेंट आपकी नहीं हो सकती है जब तक आपको मार्क्स नहीं मिल जाते। मार्क्स तो जब रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट अप्रैल मई में, तब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब उसकी वेट तो नहीं कर सकते हैं कि 5 महीने 4 महीने वेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले खुद से एक सेल्फ ऑनेस्ट असेसमेंट करेंगे। ऑनेस्ट असेसमेंट करेंगे, क्या हमने पेपर्स कंप्लीट किए थे या नहीं किए थे। अगर हमने पेपर कंप्लीट नहीं किए थे, इसका मतलब कि हमारी स्पीड डेवलप नहीं है आंसर लिखने की, एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट। क्या हमने क्वेश्चंस के अंदर जो जो चीजें पूछी थी वो एड्रेस कर पाए थे। खुद को पता होता है कि क्वेश्चन के 2 कंपोनेंट है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन लाइट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहां पे 2 चीजें पूछी गई हैं, क्या मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एड्रेस कर पाया था या मैंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सारे पॉइंट्स लिख दिए थे। आई नो बिकॉज आई हैव रिटन द आंसर। एक बार ये एनालिसिस करें, अगर 80% क्वेश्चंस का आप ऐसा नहीं कर पाए थे, इसका मतलब आपको कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग और आंसर का कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। क्या आपने कुछ एक्सीलेंट आंसर्स लिखे और कुछ बिलो पार आंसर्स लिखे। इसको फैटीग कहते हैं कि 8 आंसर लिखने के बाद, 10 आंसर लिखने के बाद दिमाग जो है वो थोड़ा सा थक गया है ना, ब्लरी चीजें, आइडियाज क्लियरली नहीं आ रहे थे, आइडियाज ब्लर्ड आ रहे थे, इसलिए मेरे आंसर्स भी अफेक्ट हो गए। डिड दैट हैपन? क्या आप एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स या पर्टिकुलर पेपर में मात खा बैठे, है ना। दिस कैन ऑल्सो हैपन कि GS3 में यार मेरे ना पेपर कंप्लीट तो हुआ ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डायरेक्टली आते ही नहीं थे, GS2 मेरा ठीक हो गया था। ऐसा भी हो सकता है। क्या ऑप्शनल ने आपको फंसवाया, है ना। कुछ हद तक पता लग जाता है, कुछ हद तक बाद में पता लगेगा जब मार्क्स आएंगे, है ना। दिस 5 पॉइंट असेसमेंट इज द ओनली असेसमेंट दैट यू नीड टू डू। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, ये वाला ऑप्शनल ऊपर गया, वो वाला ऑप्शनल नीचे गया, इट्स एवरीथिंग इज जस्ट हियर से। सब कुछ इधर उधर की बातें हैं। खुद का इंट्रोस्पेक्शन और खुद का सेल्फ असेसमेंट करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग करेंगे।
मैं ये सब क्यों इतने कॉन्फिडेंस या दावे से कह रहा हूं? द रीजन इज आई हैव बीन थ्रू द सेम स्टेज विच यू गाइज आर इन। मैं उसी स्टेज में 2019 में रह चुका हूं जब मैंने मेंस दिया, और मैंने यही असेसमेंट किया कि मैं इन्हीं चीजों में, इन्हीं मामलों में कहीं ना कहीं पीछे रह रहा था। एंड जब मार्क्स आए तो सेम थिंग रिफ्लेक्ट हुई, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर दैट मेंस। लेकिन उसके बाद मैं 2 इंटरव्यू दे चुका हूं। दैट मीन्स आई इंक्रीज माई मेन स्कोर फ्रॉम रफली बाय रफली 120, 120-130 नंबर मैंने इंक्रीज किए हैं। और वो इसलिए किए हैं क्योंकि मैंने इस प्रोसेस को पूरा ऑनेस्टली किया और ये पाया कि इन सम ऑफ दीज एरियाज आई वाज स्ट्रगलिंग। और मेरी एग्जांपल ये थी कि मैं जब 2022 में 23 में मेंस लिखता हूं, देन आई गेट एन इंटरव्यू कॉल, है ना, क्योंकि मैंने इन चीजों के ऊपर काम किया था। एंड आई वॉज एबल टू इंक्रीज द स्कोर बाय 100-120 मार्क्स। तो ये बहुत बड़ा जंप है, ऐसे ही नहीं आ सकता है, इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो जो लोग 2 से कम अटेम्प्ट दे चुके हैं, पहले ये 5 पॉइंट्स की चेकलिस्ट खुद से पूछे, इंस्टेड ऑफ आस्किंग टेलीग्राम ग्रुप में कि यार इसमें इस बार क्या सोशियोलॉजी कम हो गया है, इस बार क्या ऑप्शनल कौन सा वाला ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। ये तो जाएगा ही जाएगा, है ना, ट्रेंड विल कम, अनसर्टेनिटी विल बी देयर। But there are a set of people who are getting multiple interview calls. Try to talk to them that what they do in their answers. Answer copies देखो toppers की, है ना. Take this time of a couple of days to think about it. ये मैं उनसे बात कर रहा हूं जो 2 से कम अटेम्प्ट पे हैं, है ना. And please, you don't have time to lose because you are going to give द नेक्स्ट अटेम्प्ट. आप देने वाले हो. अब एक बार यहां तक पहुंच गए हो तो फिर अगला अटेम्प्ट दोगे. लेकिन जो 3 से ज्यादा अटेम्प्ट वाला है उसको सोचना है कि अगला अटेम्प्ट अभी देना है, कब देना है, कैसे सोचना है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन. ठीक है. और इसी वजह से मैंने आपको बताया कि मैं अपनी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूं. प्लीज make this 5-point checklist and think about it. What have I done in my exam? And when I found out, I started अंडरस्टैंडिंग कि मेरे पेपर कंप्लीशन में तो कुछ ज्यादा कमी नहीं थी, लेकिन मैं जिस तरीके से आंसर्स लिख रहा था, दे वर नॉट मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड आई वर्कड ऑन दैट. आई वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट. एंड जैसे ही नेक्स्ट मैंने मेंस लिखा, आई वाज एबल टू कन्वर्ट इट. दैट मीन्स कि, एंड दिस नॉट माई स्टोरी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ मेनी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आई हैव वर्कड विद, है ना. बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं वो क्लियर कर पाए हैं एग्जाम को क्योंकि उन्होंने इस पर्टिकुलर असेसमेंट को किया. दिस इज समथिंग दैट यू ऑल्सो मस्ट डू. वंस यू गेट द रिजल्ट ऑफ दिस असेसमेंट, यू विल अंडरस्टैंड कि हमें कुछ चीजों पे काम करना है. जनवरी 31 तक हम मेंस को नहीं छोड़ सकते अगर हमने अटेम्प्ट देना है. जनवरी 31 तक मेंस को नहीं छोड़ने वाले हैं अगर आपने अटेम्प्ट देना है. क्या आपने थीम्स की कवरेज करनी है? अगर हां, तो मेंस अ डे में मैं डेली डिस्कस करता हूं, मतलब मंडे टू थर्सडे डिस्कस करता हूं एक एक थीम. आई पिक अप अ थीम एंड आई टेल यू दैट GS 1, 2, 3 में इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके नोट्स तैयार कर लो. वो कैसे करने हैं वो भी मैं वीडियो में बताता हूं. यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है. मेंस अ डे दोपहर 12 बजे आता है, मंडे से थर्सडे, वो देख सकते हो. अगर आपको अभी तक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस नहीं मिल रही थी आंसर्स के अंदर, तो वो मैं प्रोवाइड करता हूं मेंस मेंटोरशिप के अंदर. ठीक है. तो ये भी चेक कर सकते हो. आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग पहले इसके बारे में सोचो. पहले आप अपना सेल्फ असेसमेंट करो. ठीक है. सभी लोग जो 2 अटेम्प्ट के बाद वाले हैं और पहले वाले. ठीक है. एंड देन टेक अ कॉल, है ना. देन टेक अ कॉल कि आगे क्या करना है. नंबर्स आर ऑल्सो देयर जिस पे आप फ्री कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें, है ना, कि मुझसे बात करनी है. अगर आपने मुझसे गाइडेंस लेनी है, कोई इशू नहीं है. यहां पे नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात कर सकते हो, है ना. बिकॉज आई हैव बीन देयर एट दैट पर्टिकुलर स्टेज. आई अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये चीजें आपके साइकोलॉजी को अफेक्ट करती हैं. इसलिए मैंने स्टार्ट में ही समझा दिया था आप लोगों को कि देयर विल बी डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हु विल हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. आई कैन नॉट गिव अ स्ट्रेट जैकेट अप्रोच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड यू शुड नॉट बिलीव एनीवन हु गिव्स इट. तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का. ठीक है. जाने से पहले, इफ समवन हु इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ होलिस्टिक प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, हमारा जो
प्रीलिम्स 2025 के लिए अगर प्रीलिम्स में परेशानी है, कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जिसको प्रीलिम्स में परेशानी है ना, या प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है नहीं समझ आ रहा है, या पहला ही अटेम्प्ट है और कंसोलिडेट करके पढ़ना चाहता है करंट अफेयर्स को, स्टैटिक को, तो ये महा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है जिसमें सब कुछ कवर्ड है, सीसैट भी है, जीएस भी है और पर्सनल मेंटोरशिप भी है, यू मे अवेल। ठीक है, बट मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात क्या है? द पॉइंट इज दैट वी हैव टू असेस आवरसेल्व्स, वी हैव टू असेस दैट हमारा कौन सा अटेम्प्ट था, है ना, हम क्या देना चाहते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट या नहीं देना चाहते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड योर फैमिली आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, परस्यूट में जाओ, जिद पे अड़े रहो, ठीक है, डबल मेहनत करो, लेकिन तब जब यह पता लगे कि यार मैं इन 5 में से किसी एक चीज में तो नहीं, कमी रह रही थी, इसको मैं पूरा कर दूंगा और मैं 31 जनवरी से पहले पहले ये सारी चीजें कवर कर लूंगा। कैसे करना है उसके लिए मुझसे जुड़ सकते हो, नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, कि हाउ टू प्लान माय 45 डेज, पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है, मेंस डे आ रहा है, थीम्स बता रहा हूं वहां पे, वो थीम्स कवर करते चले जाओ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखते चले जाओ। ठीक है, इफ फर्दर हेल्प इज रिक्वायर्ड डेफिनेटली आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों सेट ऑफ पीपल, जो 2 से कम अटेम्प्ट वाले हैं, 2 से ज्यादा अटेम्प्ट वाले हैं, दोनों इंट्रोस्पेक्ट करे, सोचे कि इस सिचुएशन से आगे कैसे चलना है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट an assessment of how your life or career will turn out to be. It's just one exam which you were not able to clear this time. तो इसको लार्जर देन लाइफ बनाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत बड़े ड्रामेटिक तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। इट कॉजेज अ लॉट ऑफ हर्ट, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन, बहुत दुख होता है, रोना भी आता है क्योंकि मेहनत की होती है, लेकिन अल्टीमेटली बिगर पिक्चर क्या है, वो 1000 लोग, वो 1000 पीपल जो 70 ईयर्स ऑफ एज पे क्या बोल रहे थे, एक ने यही बोला कि हमारा रिग्रेट पैसा नहीं है, हमारा रिग्रेट पोजीशन नहीं है, स्टेटस नहीं है, हमारा रिग्रेट है कि हम अपने करीबी लोगों के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। वो आपकी लाइफ की वैल्यू है। मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।